प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिए और बड़ी आसानी के साथ अपने वनडे एग्जाम को क्रैक कीजिए। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे हिंदी में संधियाँ, संधियों के प्रकार। तो यहाँ से परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। जानकारी के अभाव में प्रश्न जो है वो गलत होने की संभावना रहती है। अब संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। तब दो वर्णों का जब मेल होता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है तो उसको हम संधि कहते हैं। तो पूछ देता है कि संधियां जो हिंदी में कितने प्रकार की होती हैं? संधियों के प्रकार, संधियां जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो संधि जो है वो 3 प्रकार की हुई, उनके नाम इस प्रकार है। अब चर्चा करते हैं कि सुर संधि। अब सुर संधि यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछ दिए जाते हैं। पूछ देता है कि सुर संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। प्रकार तो हुए 5, सुर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब उनके नाम भी आने चाहिए। तो नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 एड़ संधि, और नंबर 5 अयाद संधि। तो ये तो संधियों के प्रकार हुए। सुर संधि के प्रकार जो है वो 5 और वो उनके नाम इस प्रकार हैं। तो इस विषय में जाना हमने। अब इनको जानने के बाद कभी कभार पूछ देता है, कोई संधि दे दी और उसका सूत्र पूछ दिया, तो सूत्र भी आने चाहिए। तो दीर्घ संधि जो है उसका सूत्र है अका सवर्णे दीर्घा। तो ये तो इसका सूत्र हो गया। कभी कभार पूछ देता है गुण संधि। गुण संधि का क्या सूत्र है? तो गुण संधि का सूत्र है आदि गुणा। गुण संधि का सूत्र हो गया। अब वृद्धि संधि का भी सूत्र पूछ देता है कभी। तो वृद्धि संधि का सूत्र हुआ वृद्धि रेच। अब कभी कभार एड़ संधि का भी सूत्र पूछ देता है। तो एड़ संधि का सूत्र है एकोड़ची। अब कभी कभार अयाद संधि का भी सूत्र पूछ देता है। तो अयाद संधि का सूत्र है एचो यावा यावा। एचो एचो यावा यावा। तो इस तरीके से जो संधियां हैं
सुरसंधि और सुरसंधि के प्रकार और उनके जो सूत्र हैं उनको हमने जाना। अब चर्चा करते हैं। शब्द दे देता है कि और पूछ देता है कि ये जो है किस संधि से संबंधित है, तो आइए उनको भी जानते हैं। तो दीर्घ संधि के विषय में चर्चा करते हैं हम। दीर्घ संधि जैसा सूत्र है इसका अका सबड़े दीर्घा, तो इस तरीके से हम अच्छे तरीके से इसको जानेंगे। इसके अंतर्गत आ, ई, उ और री, इनको समझ गए तो सारा पूरा हाल समझ जाएंगे सुरसंधि से संबंधित। अब जब दो वर्णों में विकार होता है तो दो जो पद हैं सबसे पहले उन पदों का विभाजन करते हैं। जानकारी के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए आइए समझते हैं। चाहे लघु स्वर आ, फिर उसके बाद किसी शब्द में दीर्घ स्वर बड़ा आ जाए, इस तरीके से दोनों को मिलाकर जो दीर्घ स्वर बनता है वो आ हो जाएगा। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हस्व और दीर्घ, दो हस्व मिलकर आ और आ, क्योंकि सवर्ण अका सवर्ण दीर्घ समान वर्ण के ही दोनों जो शब्द है उसके दोनों पदों में समान जो वर्ण है, समान स्वर का वर्ण है वो आना चाहिए, ना कि आ के साथ ई या आ के साथ उ। ये जो है दीर्घ संधि के अंतर्गत कभी नहीं आता है, तो समान वर्ण ही आएगा। तो आ जैसे दोनों शब्दों में आ ही आ रहा है, तो इसे समझते हैं हम। विद्या, धन, अर्थी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि विद्या, धन, अर्थी दो शब्द मिल गए हमको। दो शब्दों के अंतर्गत हम देख रहे हैं यहां पर जो विद्या है, यहां पर जो है हमारा दीर्घ स्वर आ रहा है, बड़ा आ रहा है यहां पर, और यहां पर जो है लघु स्वर आ रहा है आ। तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है, तो इसको दीर्घ कहते हैं। तो इस तरीके से जो लघु स्वर जो समान स्वर है, आ मिलकर बड़ा आ हो गया। चाहे इधर लघु स्वर हो, चाहे इधर दीर्घ स्वर हो, चाहे इधर दीर्घ स्वर हो और इधर लघु स्वर हो, किसी भी हालत में हो, लेकिन जो अंत में जाकर ये दीर्घ ही हो जाता है, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। तो विद्या धन अर्थी में हमने देखा विद्या धन अर्थी। विद्या को अर्थी माने प्राप्त करने वाला, विद्या को प्राप्त करने वाला जो है वो विद्यार्थी है, और उसका जब हमने विच्छेद किया, जब विद्यार्थी शब्द का विच्छेद किया तो विद्या धन अर्थी हो गया। तो हम समझ में भी हमें आ गया कि विद्या यहाँ पर हमारा जो दीर्घ स्वर निकल रहा है और इस शब्द में लघु स्वर निकल रहा है, दोनों को मिलाकर दीर्घ हो गया। इसी तरीके से और समझते हैं, विद्यालय ही ले लीजिए आप, विद्या धन आलय। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विद्या जो शब्द है उसके अंत में बड़ा आ रहा है, दीर्घ स्वर आ रहा है, और उसके तुरंत बाद जो दूसरा पद है उसका जो पहला जो वर्ण है वो भी दीर्घ स्वर है। तो इस तरीके से दोनों जो आ है दीर्घ स्वर है वो बड़े आ होने के कारण ये भी जब इसका मिलाप करेंगे
दोनों का तो विद्या लय हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों को मिला दिया और दोनों हैं वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो गए। दीर्घ होने के बाद में भी दीर्घ रहे, एक लघु होता एक दीर्घ होता तब भी दीर्घ ही रहता, चाहे इधर इस पद में हो चाहे उस पद में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समान ही होने चाहिए। जो वर्ण है स्वरों के वो समान ही होने चाहिए और दोनों पदों के अंतर्गत होने चाहिए। बस हो गया दीर्घ स्वर के अंतर्गत। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत इस बात को जान लेना आवश्यक है। इसी तरीके से अब दूसरा समझने के लिए वर्ण ले रहे हैं ई। तो यहाँ पर एक शब्द ले रहे हैं हम, चाहे ई छोटी ई चाहे बड़ी मिलाकर जो दीर्घ हो जाती है दीर्घ स्वर के अंतर्गत तो दीर्घ हो जाएगी। दीर्घ संधि के अंतर्गत तो दीर्घ हो जाएगी। इसी तरीके से चाहे किसी जो पद होते हैं उन पदों में, चाहे प्रथम पद में चाहे द्वितीय पद में, जो वर्ण है कहीं पर भी आ रहा हो इस प्रकार वह दीर्घ हो जाता है। तो इनको भी समझिए आप। यहां पर देख रहे हैं आप ई छोटी ए आ रही इधर बड़ी आ रही, तो इसे भी समझते हैं जैसे गिरीश। गिरीश शब्द का जब हम विच्छेद करते हैं तो गिर धन ईश, तो इन दोनों शब्दों को देख रहे हैं। प्रथम जो शब्द है उसके जो अंतिम वर्ण है वो जो हस्व स्वर है ई छोटी ई है और दूसरे पद में दीर्घ स्वर बड़ी ई हो जाती है। तो इस तरीके से दोनों वर्ण जो हैं बड़ी ई में ही परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये छोटा और ये बड़ा दोनों मिलाकर यहाँ पर जब इसको हमने संधि किया है इनका, तो संधि में इस शब्द को गिरीश शब्द के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस तरीके से ये हो गया। इसी तरीके से समझते हैं, चाहे इधर जो वर्ण है वो दीर्घ हो और इधर जो है वो लघु हो, तब भी जो है दोनों को मिलाकर दीर्घ ही हो जाता है। किस तरीके से, अब नदीश को समझिए आप। नदीश, तो नदीश को समझने के लिए इसको हमने विभाजित किया नदी धन ईश में। तो इस तरीके से ये जो पद है इसको दो पदों में हमने विभाजित किया और इसको विभाजित करने पर हमें दिखाई दिया कि नदी जो है यहाँ पर हमारा जो दीर्घ स्वर निकल रहा है समान वर्ग के ही निकल रहा है, ये तो ये दीर्घ हो गया और इधर भी दीर्घ स्वर निकल रहा है। तो दोनों ओर दीर्घ होने के बाद में भी जो इसके संधि के अंतर्गत किसी शब्द के अंदर संधि के अंतर्गत आएंगे तो वो दीर्घ ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा नदी धन ईश, तो नदीश हो गया। दोनों को मिलाकर जो दीर्घ में ही परिवर्तित हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर एक और लेते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं उ प्लस उ। चाहे एक जो लघु स्वर हो एक दीर्घ स्वर हो तब भी जो है दीर्घ हो जाएगा, चाहे इधर हो चाहे दूसरे पद में हो चाहे किसी भी प्रकार हो, चाहे प्रथम पद के अंत में दीर्घ हो और दूसरे पद के शुरू में
लघु हो तब भी दीर्घ हो जाएगा, तो चाहे किधर भी हो पदों में इधर उधर तो उनका दीर्घ ही हो जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द को समझते हैं लघूर्म। लघूर्म शब्द लिया और इसको हमने जब विच्छेदित किया तो लघु धन उर्म। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जो गा पर छोटा हुआ है, यहाँ पर ये ह्रस्व वर्ण हो गया और उसके बाद यहाँ पर जो उर्म में देख रहे हैं पहला वर्ण ये बड़ा वो हो गया, तो दोनों को मिलाकर जो दीर्घ हो जाएगा बड़ा वो हो जाएगा। इसी तरीके से ये शब्द जो है जब हमने इसको विच्छेदित शब्दों को जब हमने संधि के रूप में जोड़ा तो हमको शब्द प्राप्त हुआ लघूर्म। इस तरीके से जो लघूर्म है ये हमने इसकी संधि कर दी। तो इसी तरीके से जो री है वो भी आता है। री के अंतर्गत शब्द आने वाले जैसे पितृण, मातृण। तो यहाँ पर जो पहले ही बता चुके हैं जो वर्ण हैं, चाहे पहले पद के अंत में दीर्घ हो या लघु हो और दूसरे पद के शुरू में जो दूसरा शब्द है उसके शुरू में लघु हो या दीर्घ हो तो उसका दीर्घ ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको जब हम पितृण को विच्छेदित करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं पितृ धन ऋण। तो पितृधन ऋण यहाँ पर भी हम देख रहे हैं री आ रहा है और यहाँ पर भी री आ रहा है, तो दोनों को मिलाकर जो है री हो जाता है। तो इसी तरीके से जब इनको दोनों वर्णों को जब हम संधि के रूप में रखते हैं तो इस प्रकार यहाँ पर हमको पितृण जो शब्द है वो प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम दीर्घ संधि के संबंध में समझे।